एपिसोड 141 टू 150। रीगन कूपर राज्य में एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे, अपनी स्थिति के कारण नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग इस स्थिति को जानते हैं, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे शिक्षण नियंत्रण के अग्रदूतों में से एक थे। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद से कहीं ज्यादा ताकतवर अनगिनत लोगों को चुनौती दी है, लेकिन उन्हें हराया है। इसके लिए उन्होंने अपने दम पर प्रतिष्ठा और अपने प्रयासों से एक रैंक अर्जित की है। वह एक भयभीत करने वाला व्यक्ति था तथा उसका दिमाग बहुत तेज था, इसलिए फिलिप बेकर उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और बाकी दो भी सुप्रसिद्ध थे। सरकार, क्या हमें यहाँ भी चाहा जा रहा है? अरे, मुझे सावधान रहना था। उसने सोचा और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। इन तीनों की ताकत पहले से ही उससे कहीं ज्यादा थी और वे उस पर पीछे से हमला करने में कामयाब हो गए। वह इस समय बिल्कुल बेकार था। उस समय उसके एक साथी ने किसी गंभीर बात की चेतावनी देने के लिए फ्लेयर गन चलाने की योजना बनाई, लेकिन एक लात से बंदूक दूर जा गिरी और उस आदमी ने सार्थक को देखने के लिए ऊपर देखा। आप, उसने कहा, लेकिन तभी कई और सैनिक प्रकट हुए, हवेली को घेर लिया और अंदर घुसने लगे। उनमें से कई लोग इन पकड़े हुए कमीनों के ऊपर से कूद पड़े, जबकि सार्थक उस आदमी की ओर इशारा करके मुस्कुरा रहा था। सार्थक ने फिर रीगन कूपर की ओर देखा और कहा, बहुत आसान है, देखा? उसने कहा, और वे सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। वे आश्चर्यचकित थे कि वे एक गद्दार को इतनी आसानी से पकड़ पाए। ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया? क्या यह आदमी इतना अच्छा था? वह अभी एक हफ्ते से शहर में नहीं आया है, लेकिन वह पहले से ही उन सभी की इतनी अच्छी तरह से जांच करने में कामयाब रहा है। ये बेवकूफ़ी भरी क्षमता इतनी बढ़िया क्या थी? फिर भी उनमें से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने तहखाने के रईसों को सब कुछ समझाया और उसके बाद वे शहर में घोटाले से बचने के लिए छिपते हुए जल्दी से भाग गए। इस प्रकार वे शीघ्र ही लॉर्ड लीडर के भवन में प्रवेश कर गए, वह वृद्ध व्यक्ति जिसके पास सार्थक पहले भी आ चुका था। वहां इस प्रकार की जांच के लिए नामित सदस्य लॉर्ड लीडर के बगल वाले एक बंद कमरे में प्रवेश कर गए। वे इस आदमी से जितनी संभव हो उतनी जानकारी प्राप्त करेंगे। सार्थक ने विशेष रूप से उनसे उस टोकन से जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा, इसलिए वह उनके साथ अंदर गया। यद्यपि सार्थक अधिकांश कार्यों में निपुण था और लोगों को यातना देकर उनसे जानकारी प्राप्त कर सकता था, परंतु इस अवसर पर उसकी कम शक्ति ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उस समय हैरी ब्राउन के साथ वह ऐसा कर सकता था क्योंकि उसकी बर्फीली शक्ति उस पर असर करती थी, लेकिन फिलिप बेकर पर इसका असर होना असंभव था। उसकी शक्ति बहुत कम है। इसके अलावा हाल ही में जो कुछ हुआ, जिसके कारण उसे उन दो महानुभावों से निपटने के लिए एक भयानक क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह फिलिप बेकर के सामने बहुत सीमित था, जो इतना शक्तिशाली है कि भले ही वह उसे नशे में और जहर के साथ पकड़ ले, वह उसकी हत्या नहीं कर सकता। इसलिए उन्हें किसी और को रास्ता देना पड़ा। और जिस वृद्ध व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा था, वह इस तरह की जांच में सचमुच एक जानवर था। इससे भी अधिक इसलिए क्योंकि वह इन गद्दारों से घृणा करता है। इस वृद्ध व्यक्ति के लिए उसके संगठन के अंतर्गत आने वाले सभी अनाथ बच्चे उसके बच्चों के समान थे, लेकिन उसे ये देखना पड़ा कि उनमें से प्रत्येक को किस प्रकार क्रूरतापूर्वक मार दिया गया और उनका कोई नामो निशान भी नहीं छोड़ा गया। उसके हृदय में इतनी घृणा पैदा हो गई थी कि वह उन चीज़ों में भी बहुत अच्छा हो गया था जिनमें वह अच्छा नहीं था। इसलिए इस अवसर पर उनसे बहुत मदद मिली। इस प्रकार कई घंटे बीत गए। अनेक दर्दनाक चीखों के बाद पकड़े गए तीनों गद्दारों को क्षत विक्षत अवस्था में छोड़ दिया गया और अब वे विश्व की सबसे क्रूर जेलों में भेजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी वृद्ध व्यक्ति ने सार्थक की ओर देखा, जिसके चेहरे पर शांति का भाव था। आपने खुद ही देख लिया है, जनरल। ऐसा लगता है कि इन लोगों से निपटने का आपका तरीका मेरी सोच से कहीं ज्यादा खास है। यह आश्चर्यजनक है और मैं आपका सम्मान करता हूं, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। सार्थक ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल फिलिप बेकर ने जो कुछ कहा था उससे वह बहुत उलझन में थे, हालांकि अब उनके पास बहुत अच्छी जानकारी थी। इतनी सारी जानकारी के बाद अब उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है। अब तक मेरे पास जो कुछ भी है, उसके साथ सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि ये लोग कौन हैं जो छाया से सब कुछ कर रहे हैं और इस बार मेरी मदद की है, सार्थक ने सोचा और उसने सभी को अलविदा कहा और चला गया। जनरल, अब हम क्या करें? क्या पर्याप्त जानकारी है? रीगन कूपर और बाहर उनका इंतजार कर रहे अन्य जनरलों ने पूछा। सार्थक ने सिर हिलाया, फिलिप और उसके भाइयों से काफ़ी जानकारी मिल चुकी है। इसके अलावा फिलिप बेकर के अनुसार हमारे पास कैंपबेल के घर पर हमला करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। फिर भी इस बार कुछ चीज़ें हैं जो मुझे चिंतित करती हैं। ऐसा लगता है कि पास में एक वैम्पायर कबीला घूम रहा है, इसलिए हमें जल्दी से जुट जाना चाहिए। चलो, नोबिलिटी क्लब पर पूरी ताकत से हमला करते हैं, उसने जवाब दिया, जिससे तीनों ने सिर हिलाया, हालांकि वे मकसद के बारे में सशंकित थे। इसके बाद वे गुप्त रूप से एरिक्सन के घर लौट आए। वहां रहते हुए सार्थक उनसे बात करने के लिए सामने खड़ा हो गया।
अब नोबिलिटी क्लब हमारा लक्ष्य है। फिलिप बेकर को पकड़ लिया गया है और मेरे पास उसकी कुछ मूल्यवान चीज़ें हैं, इसलिए उसने हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। 2 दिन में नोबिलिटी क्लब में एक मीटिंग होगी जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। मुझे सटीक कारण नहीं पता, लेकिन इससे हमें उस जगह पर घुसपैठ करने का मौका मिलेगा। योजना इस प्रकार है, सार्थक ने कहा और उन्हें पूरी योजना बतानी शुरू की। मूलतः उसे पूरा विश्वास था कि उसके पास अभी उस स्थान पर पहुंचने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें मौजूद हैं। उस जगह के तहखाने में क्या था, इस पर संदेह करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। लेकिन साथ ही उन्हें मार्क्विस डे कैंपबेल के घर के तहखानों की जांच करने की ज़रूरत थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ ठीक था। इसीलिए वह सारी सेना शहर के अंदर ले जाएगा। अब ये जोखिम भरा था। अगर कुछ भी गलत हुआ या अगर हमने इतना हंगामा किया कि शहर में रहने वाले बाकी लोग जिन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए वे घबरा गए, तो हम नेताओं को जगा देंगे। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं, जनरल? ये हम सभी को मुश्किल में डाल देगा, एरिक्सन लुईस ने कहा। सार्थक ने उसकी ओर सिर हिलाया। अब मुख्य बात यह है कि या तो मैं उन सभी को मुश्किल में डाल दूं और हम शहर से निष्कासित हो जाएं, लेकिन हम सभी गद्दारों को राज्य से बाहर निकाल दें, या हम पिशाचकुलों को उनकी मर्जी के मुताबिक काम करने दें और गद्दारों को भागने दें। ये सिर्फ मेरी योजना है। मेरे पास इतना पद नहीं है कि मैं आप सभी को जाने का आदेश दे सकूं। इसलिए मैं आपसे पुष्टि की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि आप शहर में सर्वोच्च पद पर हैं। सार्थक के शब्द ठोस और संक्षिप्त थे। उसने रणनीति बनाई और पूरी योजना उसके कहे अनुसार ही चली। इसके बावजूद वह राज्य में इन सभी उच्च स्तरीय ताकतों को स्थानांतरित नहीं कर सका क्योंकि उसका पद पर्याप्त ऊंचा नहीं था। इसलिए वह उनसे आज्ञा पालन नहीं करवा सकता और केवल प्रतीक्षा कर सकता है। फिर भी सार्थक के बोलने के तरीके और बातचीत तथा योजना बनाने की उसकी कुशलता ने वहां उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। उनके सामने खड़ा लड़का उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा काबिल था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह व्यक्ति सिर्फ 20 साल का है। कितनी बेतुकी मानसिक क्षमता है। सार्थक के चुप होने के कुछ ही देर बाद रीगन कूपर खड़ा हो गया। मैं आपसे सहमत हूं, जनरल मैथ्यू, उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा। उसे उसके सामने सम्मान प्रकट करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह निम्न पद का था और इस बार वह ऐसा विनम्रता या अच्छे व्यवहार के कारण नहीं कर रहा था। इसके बजाय उन्होंने रणनीति और योजना के मामले में उन्हें अपने बराबर या उनसे बेहतर माना। इसके अलावा उन्होंने अपने वरिष्ठ सहयोगियों को बताया कि वे सेना के कमांडर इन चीफ, जो कि राजा से नीचे का पद है, इस योजना से सहमत हैं। उनके शब्दों में वजन था और एरिक्सन लुईस को भी इस वजन को समझना पड़ा। इसलिए इसके तुरंत बाद सेना के जनरल अपने कमांडर का अनुसरण करने के लिए खड़े हुए और अंततः एरिक्सन को सिर हिलाना पड़ा। जनरल मैथ्यू, मुझे आशा है कि योजना सफल होगी, उन्होंने उत्तर दिया और सार्थक मुस्कुराया। ठीक है, 2 दिन बाद तुम लोग उस नोबिलिटी क्लब के सामने के दरवाजे से घुसकर सारा हंगामा कर दोगे। शहर में हमारी सारी ताकतें चली जाएंगी। हमारी योजना इतनी अराजकता पैदा करने की है कि वे यह न देख पाएं कि मैं वहां हूं। चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि मुझे उस जगह के तहखाने में जो मिलेगा वह हमारे द्वारा पाई गई किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, उसने कहा और फिर वहां से चला गया। उसे आराम की जरूरत थी। इन दिनों वह बहुत सारे काम कर रहा था, साथ ही एक शक्तिशाली क्षमता का भी उपयोग कर रहा था, इसलिए उसे आराम की आवश्यकता थी। जब वह अपने कमरे में वापस आया तो उसने आह भरी। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि सब ठीक हो जाए। अगर शोध में मुझे सफलता नहीं मिली तो वे लोग इस शहर में निषिद्ध पुस्तकालय को खोजने आए हैं, जिसका मतलब है कि संगठन एक ही समय में कई काम करने की कोशिश कर रहा है। एक क्षेत्र पर कब्जा करो, निषिद्ध पुस्तकालय को खोजो और ऐसा सोचते हुए सार्थक रुक गया और भौहें सिकोड़ लीं। उसके मन में एक क्षणभंगुर विचार आया जो थोड़ा अजीब था, जिसने उसे मुख्य फोकस से भटका दिया। कुलों का शहर दुनिया भर में इतना सम्मानित शहर है, ऐसा कोई नहीं है जो इसे न जानता हो। इस शहर में रहते हुए मुझे एहसास हुआ कि इसका एक कारण ये हो सकता है कि यहाँ बहुत सारे शक्तिशाली लोग रहते हैं, लेकिन यह वह कारण नहीं हो सकता है जिसके कारण शहर के नेता इस पर नज़र रखते हैं। आखिरकार ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे नेता नहीं हरा सकते, शहर या उसके निवासियों को नष्ट करना चाहता है, तो ये नेता बाहर निकलेंगे और सभी निवासियों को उसके हवाले कर देंगे। इसका मतलब है कि उनके लिए शहर यहाँ किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन शहर के वे नेता, हालांकि वे राजा से अधिक शक्तिशाली हैं, उन्होंने स्वयं मुझसे कहा कि वे दुनिया में सबसे शक्तिशाली नहीं हैं। इसके अलावा वह शक्तिशाली संगठन जिससे एलन कई सालों तक लड़ने के बावजूद भी छुटकारा नहीं पा सके हैं, वह भी इस शहर में दिलचस्पी रखता है। वे अपने सहयोगियों को पता लगने से बचाने के लिए अंदर से शक्तिशाली व्यक्तियों का उपयोग करते हैं। फिर भी वे शहर में बहुत ज़्यादा बदनामी करने की हिम्मत नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे वे शहर के नेताओं से डरते हैं, जिसका मतलब है कि वे बहुत शक्तिशाली हैं। सार्थक का मन इस बारे में सोचते हुए इधर उधर भटकने लगा।
चाहे जो भी हो, कुछ तो था जो मेल नहीं खा रहा था। कुलों का शहर बहुत सम्मानित था। उस संगठन के नेता, जिसके खिलाफ एलन कबीला थोड़ा असहाय था, यहाँ बहुत ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहता था। और हालांकि वहाँ शक्तिशाली लोगों के आंदोलन थे, वे सभी छाया में चलते थे। इससे उसे पता चला कि वे नेता शक्तिशाली थे, लेकिन क्या वे पिशाच कुलों के नेताओं से अधिक शक्तिशाली हो सकते थे? तकनीकी रूप से अगर वह इसके बारे में सोचता है तो वे उनके जैसे ही मजबूत होने चाहिए। आखिरकार वैम्पायर कबीले और इस शहर के बीच कई मौकों पर मतभेद रहे हैं, लेकिन इतने सारे वैम्पायर कबीले होने के बावजूद किसी ने भी इस शहर को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन होता? अगर वे नहीं होते तो क्या उन्हें पिशाच कुलों का नेता नहीं होना चाहिए? चूंकि उत्तराधिकारियों के अधीनस्थ राजा के समान उच्च पदस्थ हो जाते हैं, सार्थक ने सोचा। इसके अलावा उसे याद आया कि राजा की बेटी को ये जानकर डर लगा था कि जिस संगठन के खिलाफ वे लड़ रहे हैं, उसके पास खंजर का इस्तेमाल करके उस अभिशाप को लागू करने की शक्ति है। इसका मतलब है कि यह संगठन राज्य से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। इसके बावजूद न तो कबीलों और न ही उस संगठन ने इस शहर में ज्यादा हंगामा करने की हिम्मत की। ये तथ्य कि ये लोग कुलों के नेताओं और उस संगठन के नेताओं से अधिक शक्तिशाली हैं, एक संभावना है, लेकिन क्या होगा यदि कुछ और हो? उद्धरण मैं समझ गया, सार्थक ने मुस्कुराते हुए सोचा और अपने कमरे से बाहर कूद गया। वह जल्दी से छतों पर भागा और अपनी आयामी चाल का इस्तेमाल करके एक ऊंची इमारत तक पहुंच गया। उसने कुछ नोटिस किया था। ये संभव है कि वे लोग शहर की रक्षा नहीं कर रहे हों। हो सकता है कि वे शहर के अंदर किसी चीज़ की रक्षा कर रहे हों, और वह चीज़ परेशानी पैदा करने वाले लोगों से बहुत दूर होनी चाहिए। शायद ये फॉरबिडन लाइब्रेरी हो। सार्थक ने उस संभावना के बारे में सोचा और जल्द ही एक बड़ी इमारत की चोटी पर पहुंच गया। वह सावधानी से नीचे झुका और शहर को एक ओर से दूसरी ओर देखने लगा। अगर मेरा अनुमान सही है तो यह संभव है कि वैम्पायर कबीले और वह संगठन उन लोगों से नहीं बल्कि फॉरबिडन लाइब्रेरी से डरते हों। शायद ये लाइब्रेरी मेरी सोच से ज़्यादा खास हो। अगर ऐसा है तो मुझे इसकी तलाश करनी होगी। मेरे पास जो कुछ भी हो या जिसे मैं शक्तिशाली लोगों पर बराबरी की मुद्रा के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ, वह महत्वपूर्ण है, उसने सोचा। जब से वह राजा से मिला है, एक प्रश्न उसके मन में घूम रहा है। यदि वह व्यक्ति इतना शक्तिशाली होते हुए भी मात्र एक अधीनस्थ था, तो पिशाच कुलों के नेता कितने शक्तिशाली होंगे? यही बात उसे महान दर्जा हासिल करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि वह जानता है कि उसके लिए उन शक्तिशाली लोगों के साथ समस्याओं का सामना करना असंभव नहीं है। अकादमी में उसे पहले से ही कई लोगों के साथ समस्याएं हैं और उनमें से एक श्वेत है। वह श्वेत परिवार कमज़ोर नहीं है, इसलिए उसे उनसे मेल खाने के लिए एक शक्तिशाली स्थिति की आवश्यकता है। लेकिन सिर्फ हैसियत से कुछ खास फायदा नहीं होता। उसे इस बात का एहसास तब हुआ जब उसे पता चला कि कैस्पियन वाइट सेसिली एडविन की अधीनस्थ थी। वह उस जैसी महिला के सामने कुछ नहीं कर सकता था जिसके बारे में ग्रे एलन ने भी उसे चेतावनी दी थी, और उसे उन सभी को मार डालना था जो उसकी हत्या करने की हिम्मत करते, इसलिए कैस्पियन वाइट को देर सवेर उसके हाथों मरना ही था। लेकिन एक बार ऐसा करने के बाद वह खुद को सेसिली एडविन के हाथों से कैसे मुक्त कर सकता है? यदि सोफिया मफी, जो अभी भी छात्रा थी, इतनी शक्तिशाली थी, तो उत्तराधिकारियों में सबसे शक्तिशाली महिला सेसिली एडविन कितनी शक्तिशाली होगी? इसीलिए सार्थक को ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए कुछ और उपाय ढूंढने की जरूरत थी। अब जब उसे एहसास हुआ कि फॉरबिडन लाइब्रेरी उसकी सोच से कहीं ज़्यादा खास है, तो उसे कम से कम इसके रहस्यों में से एक को खोजने की कोशिश करनी थी। यही कारण है कि हालांकि वह 2 दिनों में होने वाली घटनाओं के लिए आराम करना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। शहर की चोटी पर पहुंचकर उसने चारों ओर से मकानों की बनावट को देखा। फिर उसने एक नक्शा निकाला और उस पर कुछ चीज़ें बनानी शुरू कर दीं। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि उसने कुछ पा लिया है, उसने भौहें सिकुड़कर नीचे की ओर देखा। ये शहर, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? उसने सोचा। उसकी नज़र पूरे शहर, इमारतों और अन्य चीज़ों पर पड़ी। ये तो शतरंज की बिसात जैसा दिखता है। ये बात समझते हुए उसने सोचा। इसलिए उन्होंने पूरे शहर में अपनी नज़र घुमाई और उन्हें यकीन होता गया कि यह कुछ ऐसा ही हो सकता है। उन्होंने मानचित्र पर इस प्रकार निशान लगाने का प्रयास किया मानो वह शतरंज की बिसात हो, और तब उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में ये शतरंज की बिसात जैसा ही दिखता है। लेकिन कुछ ऐसा था जो मेल नहीं खा रहा था। ये तो अजीब है, उसने नक्शे और शहर को देखते हुए सोचा। एक पोर्टेबल शतरंज बोर्ड सामान्यतः अंदर की ओर बंद होता है, इसलिए इसमें बीच में एक छेद होता है, जो एक सामान्य बात है। लेकिन इस प्रकार के बोर्ड बहुत आम नहीं हैं। इसके अलावा यदि किसी को शतरंज की बिसात के आकार का शहर बनाना हो, तो वह उसके बीच में एक छेद क्यों बनाएगा, सिर्फ एक प्रतिनिधित्व के रूप में? आखिरकार यह उद्घाटन न तो आवश्यक है और न ही बोर्ड का हिस्सा है। और ऐसा लगता है कि इस शहर में ये सब है।
शहर के बीच में एक विशाल हवेली है जो शहर जितनी ही विशाल है और शहर के नेताओं की है। वह छेद शतरंज के छेद जैसा पतला नहीं था, बल्कि नक्शे और इस शहर के बारे में जो कहा जाता है उसके अनुसार वह एक फैला हुआ छेद है जो एक ओर से दूसरी ओर जाता है और ऐसा लगता है जैसे उसे मिट्टी में खेलते हुए किसी बच्चे ने बनाया हो। प्रारंभ में इसने शहर को विभाजित कर दिया, लेकिन वर्तमान नेताओं के आगमन के साथ यह उनके द्वारा स्वयं के लिए बनाए गए विशाल भवन का हिस्सा बन गया। किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि वे ही थे जिन्होंने उस विशाल खुले स्थान को उपयोगी और सार्थक होने दिया, क्योंकि पहले इसका एकमात्र उपयोग पानी से भरना था ताकि इससे शहर की सुंदरता को नुकसान न पहुंचे। आजकल जमीन में बने इस छेद को बोरियल रिफ्ट कहा जाता है और इसके पीछे एक कारण है। सार्थक को यह सब कुछ उससे भी ज्यादा अजीब लगता है जो उसने अब तक देखा है। यह उस वजह से भी ज्यादा अजीब है जिसके लिए वह इस दुनिया में आया था। ऐसा कहा जाता है कि वर्ष के एक समय में ये दरार क्रिस्टलीय पानी से भर जाती है जो विस्फोट के साथ विचित्र गैसों का निर्माण करती है, जो बाद में सुंदर ऑरोरा बोरियालिस बन जाती है, जो कुलों के शहर की रातों की शोभा बढ़ाती है। इस शहर के आकर्षण का मुख्य कारण इसकी खूबसूरती है, क्योंकि यह कुछ अनोखी चीज है जो केवल इसी जगह पर होती है। अब इसका कोई मतलब नहीं है। सार्थक इसे चाहे जिस तरह से देखें, इतनी साधारण चीज से ऑरोरा बोरियालिस कैसे पैदा हो सकता है। वे पृथ्वी पर संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, जहां सूर्य की रोशनी उन पर नहीं पड़ती, तथा इसके लिए अस्पष्ट और मूर्खतापूर्ण स्पष्टीकरण देते हैं। इसलिए सार्थक को एक बात का पूरा यकीन है, या तो यहाँ किसी दूसरी घटना को दिया गया नाम वही है जो धरती पर ऑरोरा बोरियालिस जैसी घटना के लिए दिया गया था, या फिर वहाँ जो कुछ होता है वह उस व्याख्या जितना सरल नहीं है। जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो यही निष्कर्ष निकला, लेकिन अब वह समझ गया, ये निषिद्ध पुस्तकालय खोलने की एक प्रक्रिया है। उसने सोचा, और तो और शायद शहर ही निषिद्ध पुस्तकालय है और शायद इसीलिए वे इसकी इतनी सुरक्षा करते हैं। उसने आश्चर्य से सोचा। उसका मन केवल यही स्पष्टीकरण पा रहा था जो उसके द्वारा सोचे गए सभी विचारों के लिए तर्कसंगत था। जिस क्षण से उसने ये सोचना शुरू किया कि कबीले और संगठन इस शहर पर आक्रमण करने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाए, जब तक कि वह इस शहर को समझने और निषिद्ध पुस्तकालय को खोजने के लिए बाहर नहीं निकल पड़ा, यह उसके लिए अब तक का सबसे उपयोगी विचार रहा है। क्योंकि यदि वह सही है तो उसने इस शहर का सबसे गुप्त रहस्य खोज लिया है। और यदि यह कुछ इतना विशेष है जो कि ऑरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करने में सक्षम है, जिसके निर्माण के लिए सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है, तो ये समझ में आता है कि कबीले इस शहर से कुछ हद तक भयभीत हैं। जब ये बात समझ में आई तो सार्थक के विचार भटकने लगे और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे अपने पास एक डरावनी उपस्थिति का एहसास हुआ। इससे वह थोड़ा कांप उठा और तुरंत ही रात के अंधेरे में गायब हो गया। वह अंधेरे में खो गया और भागते समय उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके गायब होने के एक सेकंड बाद उस इमारत के ऊपर एक व्यक्ति प्रकट हुआ। क्या यहाँ कोई था? मुझे किसी की हल्की सी मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने सोचा। उनका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वे बहुत बूढ़े भी नहीं लग रहे थे। फिर भी उनकी उपस्थिति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। चारों ओर देखने के बाद उसने आह भरी। मुझे बहुत बुरा लगा होगा, मैं बहुत कमज़ोर था, उसने सोचा और शहर में एक विशिष्ट स्थान की ओर देखा। साम्राज्य फिर से परेशानी खड़ी कर रहा है। ये कमीने कितने परेशान करने वाले हैं। हर बार जब वे ऐसा करते हैं तो एक पिशाच कबीला प्रकट होता है और रहस्य के उजागर होने का जोखिम उठाता है, लेकिन अब वे दो क्यों हैं? और यह कमीना कौन है जिसकी इतनी शक्तिशाली उपस्थिति है? अरे, वह मुझसे इसे छिपाने की भी जहमत नहीं उठा सकता। आदमी ने थोड़ा परेशान होकर सोचा, अगर वे सोचते हैं कि वे मेरे शहर में आकर परेशानी खड़ी कर सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वे ये भी सोचते होंगे कि मैं इतनी परेशानी खड़ी कर सकता हूं कि वे मेरी नज़रों से ओझल हो जाएं, कमीने। एक बार जब उसने मन ही मन ये कहा तो वह फिर से गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उपस्थिति शहर के मध्य क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। वहां स्थित विशाल भवन ने सभी को भयभीत कर दिया था। वह हवेली एक हवेली से भी अधिक एक विशाल महल जैसी थी जो डरावनी लग रही थी। सार्थक ने अपनी लंबी सैर के दौरान पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी उपस्थिति को यथासंभव छिपाने की पूरी कोशिश की, जब तक वह अंततः अपने कमरे तक नहीं पहुंच गया और सांस लेने में सक्षम नहीं हो गया। हाँ, बकवास, यह क्या था? इस दुनिया में ऐसी भयानक उपस्थिति कैसे मौजूद हो सकती है? सार्थक ने सोचा और अपने हाथों को देखा। वे थोड़ा सा हिल रहे थे। वह उपस्थिति उसकी ओर निर्देशित नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे डर महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह गुस्से में है। अगर उसने मुझे खोज लिया होता तो मैं मर चुका होता, संभवतः, सार्थक ने सोचा और एक गहरी सांस ली। आज रात वह संतुष्ट था। उसे इस शहर के बारे में अनमोल जानकारी मिली थी, ऐसी जानकारी जो अगर उजागर हो जाती तो शायद पूरी दुनिया में बहुत बड़ा घोटाला हो सकता था, क्योंकि यह एक निषिद्ध पुस्तकालय का स्थान था। अगर एलिस ने जो मुझे बताया वह सच है तो वारिस भी इस जगह पर हाथ डालने के लिए जान दे सकते हैं, अगर उन्हें पता चले कि मैंने क्या खोजा है।
आखिरकार ऐसा लगता है कि वारिस के रूप में उन्हें जो मिशन दिया गया है उसे पूरा करना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसने सोचा। फिर भी उसने जल्दी ही सोने का निर्णय कर लिया। अब जो उसके सामने था उस पर ध्यान देना बेहतर था। उसने नहीं सोचा था कि सिर्फ कुछ देर सोचने से उसे इतनी महत्वपूर्ण चीज का स्थान मिल जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वह उसे खोलने के लिए वहां जा सकता था। वह इतना कमजोर था कि उसे ढूंढना ही एक सराहनीय उपलब्धि मानी जाती। और अभी उन दुष्टों को नष्ट करना बेहतर था जो इतने लंबे समय से उसका पीछा कर रहे थे। जब वह सोने की योजना बना रहा था तो एक छोटा पक्षी उसके पास एक संदेश लेकर आया, जिसे सुनकर वह मुस्कुरा उठा। ये बहुत समय से चल रहा है, ये बेवकूफ़ी भरा मामला जिसमें किसी बेवकूफ़ ने मुझे एक अजीब संगठन में एक लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं इसे समाप्त कर दूं और अपने संदेह की पुष्टि करना समाप्त कर दूं। कम से कम मुझे उम्मीद है कि जब मैं इन कमीनों के साथ काम खत्म करूंगा तो मुझे एक बड़ा इनाम मिलेगा। सार्थक ने सोचा। एलिस से एक अच्छा संदेश मिलने के बाद थोड़ा मुस्कुराया। कुछ लोग कुलों के शहर में एक विशाल हवेली में इकट्ठे हुए थे। उनमें से एक चुपचाप बैठा रहा, जबकि दो घुटनों के बल बैठकर उसे समाचार सुना रहे थे। उनमें से एक ने कहा, सर, शहर में हाल ही में अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। फिलिप बेक ये कहकर गायब हो गया कि वह बेसमेंट के कुछ बदमाशों की हत्या करने जा रहा है और उसके भाइयों को भी नहीं पता कि वह कहाँ है। इसके अलावा वे दो महान मूर्ख अभी भी लापता हैं। हमें क्या करना चाहिए? बैठे हुए आदमी ने एक क्षण के लिए अपना हाथ अपने माथे पर रखा। वह दुबला पतला आदमी था, ज्यादा लंबा नहीं। वह थोड़ा मांसल और शक्तिशाली दिख रहा था। वह राज्य के भीतर अपनी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि के योग्य व्यक्ति था, क्योंकि उसके शरीर से निकलने वाली शक्ति अपार थी। इसके अलावा उसके सीने पर सजे प्रतीक ने उसे डार्क किंगडम के मार्क्विस में से एक के रूप में प्रतिष्ठित किया। फिर भी इन दिनों वह कुछ ज्यादा ही व्यस्त और व्याकुल हैं, जिसके कारण वह सो नहीं पा रहे हैं। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मुझे मुख्यालय से कॉल आया है और ऐसा लगता है कि इस बार शहर में हमारे सहयोगियों को थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हम उच्च अधिकारियों को सचेत नहीं करना चाहते। बैठक होगी, लेकिन सभी महत्वपूर्ण जानकारी बाहर निकालना शुरू करें। हम नोबिलिटी क्लब खो सकते हैं। उसके जवाब से सामने बैठे लोग दंग रह गए। उनमें से एक ने पूछा, क्या हम इतनी आसानी से नोबिलिटी क्लब छोड़ देंगे? क्या ये हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा? मार्क्विस मुस्कुराया, इतना आसान? चिंता मत करो, मैं कभी भी अपनी कोई चीज़ इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। राज्य की सेनाएं इतनी शक्तिशाली नहीं हैं कि सब कुछ उनके हवाले कर दिया जाए। जहां तक हमें पता है, उनके रणनीतिकार रीगन कूपर हैं और वे शहर में हैं। हो सकता है कि उनके साथ सेना के जनरलों में से कोई एक हो, लेकिन अगर वे दो भी होते तो वे हमें कोई परेशानी नहीं देते। रीगन कूपर आखिरकार शोध में अच्छे नहीं हैं। उनका उत्तर जानलेवा इरादे और उपहास से भरा था, जिससे सुनने वाले और भी अधिक भ्रमित हो गए। सर, अगर यह सिर्फ रीगन कूपर है, भले ही मैं समझता हूं कि वह खतरनाक है, तो हमें नोबिलिटी क्लब को क्यों सौंपना चाहिए? वह जगह महत्वपूर्ण है, हम उसे उस आदमी के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते। भले ही जमीन पर दो आर्मी जनरल हों, वे हमारे खिलाफ रणनीति बनाने में सक्षम नहीं हैं। वे सिर्फ सीमा पर लड़ाई के प्रभारी हैं। दोनों श्रोता, जो शक्तिशाली लोग हैं, इस उद्देश्य को समझ नहीं सके। वास्तव में ये वास्तविकता थी कि रीगन कूपर समस्याग्रस्त थे, लेकिन क्या उनके पास भी समस्याग्रस्त लोग नहीं थे? कैंपबेल के मार्क्विस ने उनकी ओर देखा। तुम दोनों मूर्ख हो। स्वाभाविक रूप से मैं सिर्फ उनके लिए ये सब नहीं छोड़ूंगा। तुम अफवाहों के बारे में जानते हो, है न? तुम हर रोज मुझे ये बताने आते हो कि मुझे लगा कि तुमने पहले ही सुन लिया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुमने नहीं सुना है, इसलिए मैं तुम्हें एक बार बता दूंगा। द रूइन फिर से दिखाई दिया और ऐसा लगता है कि उसे शहर में जांच करने के लिए भेजा गया था। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास उसके जैसे राक्षस से निपटने का कोई तरीका है? मार्क्विस ने ठंडे स्वर में पूछा। उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठीं। उसके सामने खड़े दो लोग थोड़ा कांप उठे जब उन्होंने सुना कि खंडहर फिर से प्रकट हो गया है। खूनी पिशाच जनरलों का नेता खंडहर। वे आश्चर्य से चिल्लाए, जिससे मार्क्विस की भौहें तन गईं। जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत अपने मुंह को ढक लिया। तभी मार्क्विस ने एक सिसकारी भरी। दरअसल इस वजह से बैठक को आगे बढ़ा दिया गया है। 2 दिन पहले रात में केंद्रीय दूत ने इसे देखा था। खंडहर वापस आ गया है और ऐसा लगता है कि वह शहर के नेताओं में से एक से मिला है। वह आदमी जितना आप सोच रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हमें उसका ध्यान भटकाना चाहिए और बैठक आयोजित करनी चाहिए। हमारे केंद्रीय दूत अभी शहर में हैं और हमारी रक्षा करेंगे, मार्क्विस ने कहा और इसके बाद जाने के लिए मुड़ गए। सब कुछ योजना के अनुसार करो, कोई भी मूर्खतापूर्ण काम मत करो, जब तक कि तुम सबसे बुरी मौत नहीं चाहते जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। उसने पीछे के दरवाजे से गायब होने से पहले कहा। वह एक अंधेरे कमरे में गया और आह भरी। काश मुझे इतना यकीन होता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लेकिन यह अफवाह कि एक और पिशाच कबीला अंदर घुस आया है और भी मजबूत होती जा रही है। अब से सब कुछ खतरनाक हो जाएगा, लेकिन हे देखते हैं कि उस जगह मुझे छूने की हिम्मत कौन करता है। उसने धीरे से सोचा और अपनी अलमारी से एक छोटी बंदूक निकाली। अगर मैथ्यू डिट्रिच ने यह बंदूक देखी होती तो वह हैरान रह जाता। चाहे जो भी हो, वह ऐसी दुनिया में ऐसा हथियार देखने की उम्मीद नहीं करेगा। और मार्क्विस कैंपबेल के चेहरे पर इसे हाथ में लेने के बाद जो मुस्कान आई, वह भयावह थी। वह बस ये देखना चाहता था कि कौन उसके पास आने की हिम्मत करता है। पिछले कुछ दिनों में कुलों का शहर थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। कम से कम उस क्षेत्र में तो ऐसा ही था जहां सार्थक रहता था। इन दिनों के दौरान सार्थक ने स्वयं को उचित विश्राम में लीन कर लिया। हालांकि इस दौरान वह बाहर भी गए और कई दिलचस्प बातें पता की, हालांकि उन्होंने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जब तक कि नियत दिन की सुबह नहीं आ गई। इन दिनों में शहर में तैनात राज्य की सारी सेनाएं इधर उधर घूम रही थीं। अन्य वर्गों में अराजकता पैदा करने और मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए लोग झूठी पहचान के साथ भी प्रवेश कर गए। सार्थक ने जो पूरी योजना बनाई थी वह सुबह बहुत जल्दी शुरू हो गई, हालांकि तय समय रात का था। इससे न केवल शहर के अधिकारी चिंतित हो गए, बल्कि इसमें शामिल कबीलों को भी यह एहसास हो गया कि शीघ्र ही कुछ बड़ा घटित होने वाला है। और इस तरह दिन धीरे धीरे बीत गया। छाया के पीछे बहुत हलचल थी, जिसे सार्थक ने भी नोटिस किया। वह बाहरी हरकत पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी, लेकिन सार्थक शांत था। मार्क्विस ऑफ कैंपबेल, मुझे आश्चर्य है कि आप क्या चालें चल रहे हैं, हालांकि ऐसा लगता है कि आप हाल ही में पूरी बात भूल गए हैं। सार्थक ने सोचा जब उसने अपने हाथ में एक छोटा सा कार्ड देखा। उसके बाद रात हो गई और सार्थक ने एक इमारत की चोटी से नोबिलिटी क्लब को देखा। कई लोग नोबिलिटी क्लब में प्रवेश करने लगे थे, तभी एक कम लंबे और दुबले पतले आदमी ने दरवाजा खोला। उनकी छाती पर लगी विशिष्ट आकृति के कारण कई लोग उनका अभिवादन पाकर प्रसन्न महसूस करते थे। वह मेहमानों का अभिवादन करने लगा, लेकिन जल्दी ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है, इसलिए उसने ऊपर देखा। कोई नहीं, मुझे लगता है कि मैं घबरा रहा हूँ, उसने सोचा और मेहमानों का स्वागत करना जारी रखा। हालांकि जल्द ही वहां हंगामा मच गया। मार्क्विस ऑफ कैंपबेल, बहुत दिनों बाद मिले हैं। इस बार हम मिलने आए हैं, उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा, एरिक्सन लुईस ने अपनी पत्नी के साथ चलते हुए कहा। मार्क्विस ऑफ कैंपबेल ने उसे देखते ही भौहें सिकोड़ लीं। ड्यूक लुईस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे याद है कि आपने उस समय हमारे साथ आने से इनकार कर दिया था। एरिक्सन ने कंधे उचका दिए। उस समय मैं स्वीकार नहीं कर सका। मैं इतना ऊब नहीं रहा था कि ऐसे समूह में शामिल होने के लिए सहमत हो जाऊं जो मौज मस्ती करना चाहता हो। लेकिन हाल ही में सब कुछ उबाऊ हो गया है, इसलिए मैं मिलने आया हूँ। हमें प्राप्त करने में कोई बहुत परेशानी नहीं है ना? सिर्फ हम में से बहुत से लोग ही नहीं, मैं, मेरी पत्नी और मेरे कुछ सबसे वफादार अधीनस्थ। कैंपबेल के मार्क्विस को यह बात हैरान कर गई, लेकिन वह कुछ भी नहीं बता सके। हालांकि यह नोबिलिटी क्लब के नियमों के खिलाफ था, लेकिन वह ड्यूक के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सिर हिला दिया। हाँ, अगर आप अभी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है ड्यूक लुईस। कृपया आगे बढ़ें, यहाँ सबके लिए जगह है और आज का दिन थोड़ा खास होगा, उन्होंने जवाब दिया। और फिर एरिक्सन लुईस बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ गए। मार्क्विस कैंपबेल ने उस आदमी के अधीनस्थों को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वे सामान्य से ज्यादा शक्तिशाली और अजीब हैं, उसने सोचा, उन्हें एक तरफ से देखते हुए। फिर भी उसने कुछ नहीं किया और मेहमानों का स्वागत करना जारी रखा। बहुत से लोग अंदर आ गए, अंततः बाहर कोई नहीं बचा। मार्क्विस कैंपबेल कई चीज़ों से थोड़ा भ्रमित थे, लेकिन जब वह अपने मेहमानों की ओर मुड़ने वाले थे तो उन्होंने महसूस किया कि कई शक्तिशाली लोग दिखाई दे रहे हैं, जिससे उनकी भौहें तन गईं। हा, मार्क्विस ऑफ कैंपबेल, बहुत दिन हो गए मिलते हुए, एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया। मार्क्विस कैंपबेल ने भौहें सिकुड़ी और उसकी ओर देखने लगा। एक क्षण के लिए तो वह उसे देखकर स्तब्ध रह गया। मिस्टर सिन, उसे देखते ही उसने आश्चर्य से पूछा। वह अपने से थोड़े छोटे कई लोगों के साथ आ रहा था, बल्कि कई तो उससे छोटे भी थे। रीगन कूपर, मिस्टर सिन किंगडम का हिस्सा हैं, उसने आश्चर्य से सोचा। जिस आदमी ने उससे बात की थी वह हंसा। हा, मुझे पता था कि कोई पुराना परिचित मुझे पहचान लेगा। जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब से 100 साल से अधिक समय बीत चुका है और तुम बहुत बदल गए हो, उसने कहा। इस व्यक्ति को लॉर्ड लीडर के नाम से भी जाना जाता था और यह पहली बार था जब रीगन कूपर और उनके साथ आए लोगों ने उन्हें एक अलग तरीके से पुकारते हुए सुना। उस नाम से उनके माथे पर बल पड़ गए। उनमें से कोई नहीं जानता था कि यह आदमी कौन है, वे केवल इतना जानते थे कि वह राज्य का पुराना सहयोगी था। इसलिए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मार्क्विस कैंपबेल उन्हें इस हद तक जानते होंगे। फिर भी यहाँ उनकी उपस्थिति ने मार्क्विस को वास्तव में दबाव महसूस कराया।
अरे, ये तो खतरनाक है। उसने सोचा। मार्क्विस कैम्पबेल, मुझे लगता है कि अगर मैं अपने दोस्तों के साथ आऊं तो कोई बात नहीं, है ना? हम हाल ही में कुछ ड्रिंक्स के लिए साथ आए थे, लेकिन बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, इसलिए हम माहौल में बदलाव चाहते थे। लॉर्ड सिन ने कहा और मार्क्विस कैम्पबेल ने भौहें सिकोड़ लीं। मिस्टर सिन, मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। नोबिलिटी क्लब में प्रवेश करने के लिए टोकन की आवश्यकता होती है। मैंने पहले ही एक अपवाद बना लिया है और मैं और नहीं बना सकता, अन्यथा वे कहेंगे कि मेरे पास ताकतवरों को रोकने के लिए कोई शब्द नहीं है। उसने उत्तर दिया। फिर भी लॉर्ड सिन ने केवल मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है, चिंता मत करो। मैंने अपने एक मित्र से शहर छोड़ने से पहले अपना टोकन उधार मांगा है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं अंदर जा सकता हूँ। लॉर्ड सिन ने टोकन हाथ में लेकर उत्तर दिया। फिलिप बेकर, मार्क्विस कैम्पबेल ने इसे देखने के बाद सोचा। वह अपने द्वारा जारी किए गए टोकनों को पहचान सकता था, इसलिए उसे इस बात पर पूरा भरोसा था। वह आदमी, क्या वह पकड़ा गया? अरे, ये बहुत ज़रूरी है। इन कमीनों के पास मेरी सोच से कहीं ज़्यादा जानकारी होगी। उसने मन ही मन सोचा और वह थोड़ा हताश हो गया। उसका दिल धड़कने लगा, पर बाहर से वह मुस्कुरा रहा था। यदि ऐसा है तो आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन मैं दूसरों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। मुझे आशा है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। उसने उत्तर दिया। उसी समय रीगन कूपर के बगल में खड़े लोगों में से एक ने मुस्कुराते हुए उसके मुंह में शराब की एक बोतल डाल दी। उसने जोर से एक घूंट पिया और फिर मार्क्विस ऑफ कैम्पबेल को घूरने लगा। तुमने क्या कहा कि तुम हमें अंदर नहीं आने दोगे? मार्क्विस, तुम्हें मेरी पहचान पता होगी। सेना में किसी का अनादर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भले ही मैं ड्यूटी पर नहीं हूं, फिर भी तुम्हें सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए कहा। रीगन कूपर ने दरवाजे की ओर देखा और समझ गया कि उस आदमी ने ऐसा व्यवहार क्यों किया था, फिर मुस्कुराया और वैसा ही किया। ये तथ्य कि एक मार्क्विस मेरे सामने असभ्य है और मुझे बताता है कि मैं योग्य नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि मुझे ये बहुत पसंद है या नहीं। मार्क्विस कैम्पबेल, रीगन कूपर ने उग्रता से उत्तर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह मनोरंजन के लिए प्रवेश की मांग कर सके, उसके सामने बैठे लॉर्ड सिन ने भौहें सिकोड़ी और उसे हल्के से चुटकी काटी। उसने उसे एक सरसरी निगाह से देखा जिससे रीगन कूपर को चक्कर आ गया। क्या उसे कुछ महसूस हुआ? अरे, हमें जल्दी करना होगा, उसने सोचा और अपने शब्दों और कार्यों को बदल दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना मुख्य टोकन दिखाया। सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में, मैं रीगन कूपर, मार्क्विस कैम्पबेल, परिसर में प्रवेश की मांग करता हूं। राजा के आदेश और आदेश के अनुसार आपको कथित अवैध पदार्थों की बिक्री और राज्य के खिलाफ राजद्रोह की जांच के लिए गिरफ्तार किया गया है। मैं आपसे अधिकारियों के साथ सहयोग करने का अनुरोध करता हूं। हम शहर के नेताओं को इतनी छोटी सी बात से परेशान नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा। उनके अंतिम शब्द अधिक जोरदार थे, लेकिन उसके शब्दों ने उसके सहयोगियों को भी चौंका दिया। इतनी जल्दी? यही सवाल उनके दिमाग में घूम रहा था। आखिरकार अभी समय नहीं आया था। फिर भी उन्होंने तुरंत अपनी शक्तियों का प्रयोग शुरू कर दिया। उसी समय एक ओर से दूसरी ओर बहुत से लोग आ गए। हालांकि सेना के जनरल भी स्तब्ध थे, लेकिन उन्हें भी जल्द ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने अजीब वस्त्र फाड़ दिए और उनके सैन्य वस्त्र दिखाई देने लगे। मार्क्विस कैम्पबेल, अब समय आ गया है कि तुम्हें न्याय के तहत उचित सजा मिले। इन सभी चीख पुकार से नोबिलिटी क्लब के अंदर मौजूद लोग दंग रह गए और वे बाहर आकर देखने लगे कि क्या हो रहा है। लेकिन उनमें से किसी ने नहीं सोचा था कि बाहर आने के बाद उनके कानों में ये शब्द पड़ेंगे कि नोबिलिटी क्लब के अंदर जो लोग थे वे भी गिरफ्तार हैं, बाद में तुम्हारी विधिवत जांच की जाएगी। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। क्या हो रहा है? तुम क्या सोच रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो? कई कुलीन लोग चिल्लाए, लेकिन लोगों की भारी संख्या ने उन्हें घूर कर पीछे धकेल दिया। फिर लॉर्ड सिन तेजी से आगे बढ़ा। उसका शांत और निष्क्रिय रवैया तुरंत बदल गया क्योंकि उसने कैम्पबेल के मार्क्विस को तेजी से पकड़ने की कोशिश की। मार्क्विस कैम्पबेल, आप राज्य के प्रति गद्दार पाए गए हैं, इसलिए आपको अवश्य ही दंडित किया जाना चाहिए। इन शब्दों ने उस वृद्ध व्यक्ति की असाधारण शक्ति के साथ साथ पूरे वातावरण को हिलाकर रख दिया। फिर भी मार्क्विस कैम्पबेल ने आखिरी क्षण में पकड़ से बचते हुए बलपूर्वक पीछे छलांग लगा दी। तो आप सभी इसी तरह से काम करना चाहते हैं? अगर आप मुझसे पूछें तो आप बहुत ही भोले हैं, रीगन कूपर। आप उतने अच्छे नहीं हैं जितना मैंने सोचा था, मार्क्विस कैम्पबेल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। उसके शब्दों के साथ ही आसपास के कई लोग भी बाहर आ गए। उनकी शक्तियां बहुत जबरदस्त थीं। रीगन कूपर मुस्कुराए। ठीक है, आपकी गलती हमेशा यही रहेगी कि आप यही सोचेंगे कि इस बार मैं नेता हूं। मार्क्विस कैम्पबेल, इस बार सबूत ही काफ़ी हैं, अब समय आ गया है कि आप अपनी सज़ा भुगतें। उसी समय कैम्पबेल के बगल में खड़े लोगों में से एक ने शक्ति से उसकी पीठ पर जोरदार तमाचा मारा। ये प्रहार कैम्पबेल को खून उगलने और आगे धकेलने के लिए पर्याप्त था।
इससे उसके सभी सहयोगी भी आश्चर्यचकित हो गए और कैंपबेल की चीख गूंज उठी, तुम कमीने, तुम देशद्रोही हो। उसने चिल्लाते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और रीगन कूपर के प्रहार का सामना किया। अपने भाग्य को स्वीकार करो, कैंपबेल के मार्क्वेस, वह चिल्लाया। इसी समय कई लोगों ने गर्जना के साथ अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया और मार्क्वेस कैंपबेल के सभी सहयोगियों को घेर लिया। फिर भी ठीक उसी क्षण उन सभी पर भयावह उपस्थितियां छा गईं। हम किंगडम बास्टर्ड्स, तुम मेरे शहर में क्या कर रहे हो? उनमें से एक ने चिल्लाते हुए कहा, जैसे नोबिलिटी क्लब के ऊपर से एक शक्तिशाली मुक्का आया और रीगन कूपर और उसके सहयोगियों पर जोरदार वार किया। उन्हें जोर से पीछे धकेला गया, हालांकि वे तुरंत अपने पैरों पर खड़े रहे और हमले को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। अरे, ये तो बहुत दर्दनाक था। एक ही मुक्का लगने से पसली टूट गई। उसने चौंक कर सोचा, फिर भी उसने ऊपर देखा। फिर भी हम देर से आए। जब उन्होंने देखा कि शहर के एक नेता ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है, तो उन्हें स्थिति खतरनाक लगी। इसके अलावा वह नेता अकेला नहीं था। उस जगह के आसपास जो दूसरी भयावह उपस्थिति उसने महसूस की, उससे पता चला कि वे सभी लोग वहां मौजूद थे। फिर भी रीगन कूपर वापस उस स्थान पर चले गए। सर, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। जैसा कि आपने पहले सुना है, इन कमीनों ने राज्य के साथ विश्वासघात किया है। हम केवल इतना चाहते हैं कि आप उन्हें हमें सौंप दें और हम उसी दरवाजे से चले जाएंगे जिससे हम अंदर आए थे। उसने जवाब दिया। चाहे कुछ भी हो, इस बार उसे यह मिशन पूरा करना था, क्योंकि इसमें एक ऐसे युवक का मामला शामिल था जिस पर उनकी नज़र थी और जिसका वह भविष्य देखना चाहते थे। यदि उन्होंने इस मामले को यहीं छोड़ दिया तो मैथ्यू डिट्रिच पर भी इसका असर पड़ सकता था, इसलिए वह अपने रुख पर अड़े रहे। वह आदमी जो नोबिलिटी क्लब के शीर्ष पर बैठा था मुस्कुराया। अच्छा, तुम मुझे सबूत क्यों नहीं दिखाते? ये वैध सबूत होना चाहिए जो पुष्टि करता है कि उस कमीने ने तुम्हें और हमें भी धोखा दिया है। तुम्हें क्लैन सिटी के नियम पता होंगे, है ना? उस आदमी ने अहंकार से पूछा, अपने कंधे के ऊपर से रीगन कूपर की ओर देखते हुए। फिर भी उनकी ताकत ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी, इसलिए रीगन कूपर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने अब तक उनके पास मौजूद सभी सबूतों को निकालकर उनके सामने पेश करने में कोई संकोच नहीं किया। वह आदमी भौंचक्का रह गया, क्योंकि उसे नहीं लगा कि उनके पास ये किताबें हैं। फिर भी इसे पढ़ने के बाद उसने उपहास किया और उन्हें हवा में फेंक दिया। आप इसे सबूत कहते हैं? हालांकि यह किसी की भी जांच करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मेरे कबीले शहर के अधिकार का आसानी से उल्लंघन किया जा सकता है? उसने उग्रता से पूछा और खड़ा हो गया। मेरे शहर में अनगिनत शक्तिशाली कबीले रहते हैं, कुलीन कबीले और स्वतंत्र कबीले, दोनों ही। ये खंड जिसमें तुम खुद को पाते हो शायद ही सबसे कमजोर हो। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ से अंदर बाहर आ जा सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे शहर के नारे वाले लोगों में से किसी को इतनी आसानी से ले जा सकते हो? मुझे लगता है कि तुम मरना चाहते हो, उसने चिल्लाकर कहा। उनके शब्दों ने स्वाभाविक रूप से वहां उपस्थित सभी लोगों को चकित कर दिया। इसमें मार्क्विस ऑफ कैंपबेल भी शामिल थे। यह आदमी यहाँ रहने वालों के साथ इतना क्षेत्रीय कब से हो गया? वह कांप उठा, हालांकि वह इस घटनाक्रम से खुश था। उसने खुद को फर्श से उठाया। रीगन कूपर ने देखा कि उसने जो कागज विनम्रता से सौंपे थे उन्हें हवा में उछाला जा रहा है और इस तरह बेइज्जती से बिखेरा जा रहा है। इससे उसका दिल गुस्से की ज्वाला से जलने लगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत किया और बोलने के लिए तैयार हो गया। फिर भी इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, लादसिन बोल पड़े। बूढ़े आदमी, तुम मुझे भूल तो नहीं सकते, है न? जब मैं एक गद्दार को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो तुम मेरे लिए चीज़ें मुश्किल क्यों बना रहे हो? मुझे लगता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस आदमी ने किस तरह के सौदे किए हैं। बैठा हुआ आदमी मुस्कुराया और उसकी ओर देखा। हे लॉर्डसिन, मुझे आपकी पहचान या आपके द्वारा सेवा किए जाने वाले राज्य की परवाह नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप पहले जैसे ही हैं? क्या आपको लगता है कि इस राज्य में वह सब कुछ है जो मुझे आपके लिए कुछ करने के लिए चाहिए? आभारी रहें कि मैं उन्हें एक मौका दे रहा हूं। मुझे सबूत दो, मैं उसे सौंप दूंगा। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो तुम्हारे साथी और तुम्हारे साथ आए सभी कमीने दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। तुम्हें अब इस शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, उसने पलटकर जवाब दिया। उसकी सेना सभी ओर फैल गई। यह इतनी भयानक शक्ति थी कि इससे कई लोगों के पैर कांपने लगे। शहर के नेता, हम आपकी स्थिति और आपकी शक्ति के लिए आपका सम्मान करते हैं, लेकिन क्या आप भूल गए कि आप हमारे राज्य के क्षेत्र में हैं? सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में मैं राज्य और पिशाच दुनिया के कानून को लागू करने के लिए बाध्य हूं। इसलिए भले ही मुझे आज आपसे लड़ना पड़े, ये देशद्रोही कमीना मेरे साथ ही जाएगा, रीगन कूपर ने दृढ़ता से कहा, साथ ही अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन किया। इस आदमी की तुलना में रीगन कूपर की शक्ति इतनी छोटी थी कि वह महत्वहीन लगती थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास कायम रहा। आखिरकार शक्ति ही सब कुछ नहीं है।
फिर भी इससे उसके कंधे पर देख रहे आदमी का उपहास और भी बढ़ गया। हा, रीगन कूपर, तुम एक बेकार कमीने हो जो कुछ बेवकूफ़ों को हरा सकते हो जो ठीक से साफ सफाई भी नहीं कर सकते। तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का क्या अधिकार है? मैंने पहले ही कहा, तुम जिस राज्य की सेवा करते हो वह मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरी नज़र में ये कचरा है। महोदय, क्या आप चाहेंगे कि राजा और हमारी सारी सेनाएं शहर का दौरा करें? ओह, मैं ये देखना चाहता हूँ। रीगन कूपर, उस बदमाश लुईस को बुलाओ और उससे कहो कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसकी सेनाएं हमारे शहर में आएं। तुम ऐसा करो, मैं बस यहाँ बैठकर इंतज़ार करूँगा। वहाँ उस व्यक्ति के शब्द न केवल अहंकार और तिरस्कार से भरे थे बल्कि व्यंग्य भी स्पष्ट था। लेकिन रीगन कूपर के जवाब देने से पहले ही यह आदमी उन पर जोर से कूद पड़ा। अगर तुम मुझे अपमानित करने के बाद इस जगह से निकल सको तो तुम छोटे बदमाश, क्रोधित आदमी चिल्लाया। रीगन कूपर अचंभित रह गए, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब दिया। फिर भी उन्हें जल्द ही सत्ता में अंतर समझ आ गया। अरे, यह अंतर तो बेतुका है, उसने आश्चर्य से सोचा। जब वह आदमी उसके पास आया तो उसे घुटन महसूस होने लगी। फिर भी जल्द ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे पीछे खींच लिया गया हो और उसने अपने सामने एक छाया को आते देखा जिसने उस व्यक्ति पर मुक्का मारा जो उस पर हमला कर रहा था। तारांकन बूम। जब दो आकृतियां आपस में टकराईं तो एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और दोनों को थोड़ा पीछे धकेल दिया गया। शहर के नेता ने जब देखा कि उन्हें कुछ फीट पीछे धकेल दिया गया है तो उनकी भौहें तन गईं। एल्बर्ट द रूइन, क्या तुम समझते हो कि तुम क्या कर रहे हो? उसने अपने सामने एक हल्का नकाबपोश आदमी को देखकर पूछा। वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए यह नाम सुनना एक जबरदस्त झटका था, विशेषकर उन लोगों के लिए जो यह मानते थे कि यह खंडहर मर चुका है। राजा जनरल खंडहर, कई लोगों ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। यह इस व्यक्ति को दी गई उपाधियों में से एक थी। 3 स्टार ब्लडी वैम्पायर जनरल 5 राज्यों में से किसी भी राज्य के राजा के बराबर होता है, इसलिए उन्हें किंग जनरल के नाम से जाना जाता है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पद और दर्जा इतना ऊंचा है कि वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति उनका सम्मान करेगा। फिर भी उसी समय 2 अन्य भयानक उपस्थितियां एक तरफ से दूसरी तरफ आ गईं। वे प्रकट नहीं हुए, लेकिन उनकी शक्तियों ने द रूइन पर जोरदार प्रहार किया जिससे वह थोड़ा पीछे हट गया। हे प्रभु, जो तुम कर रहे हो वह बुद्धिमानी नहीं है। एल्बर्ट मुस्कुराया। बुरे लोगों, आपके पास शक्ति है और आप बहुत ऊंचे दर्जे पर हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं आपसे डरता हूं? चलो, मेरे चेहरे के लिए राज्य को इन सभी लोगों को ले जाने दो जो देशद्रोही हैं, और मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर नहीं, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो भी हो सकता है उसके लिए तैयार हैं। मैं आपको बस एक चेतावनी देता हूँ। उन्होंने जवाब दिया, आपने एक ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया है जिसे आपको नाराज नहीं करना चाहिए था। हा, ठीक है। राज्य अहंकारी हो गया है। कोई बात नहीं, आप इन कमीनों को अपने साथ ले जा सकते हैं, हमें उनकी परवाह नहीं है। जो लोग अभी अभी आए थे, उन्होंने कहा। उनके शब्द एल्बर्ट को छोड़कर वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए आश्चर्यजनक थे। रीगन कूपर चौंक गया। क्या रूइन इतना डर पैदा करता है? मैंने उसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां सुनी हैं और मैं देख सकता हूं कि वह वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन क्या वे तीनों इस बार उसे इतना सम्मान देंगे? क्या वे उससे डरते हैं? उसने सोचा। हालांकि उसने अफवाहें सुनी थीं कि खंडहर शहर में हो सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह उसका सहयोगी है या दुश्मन, इसलिए उसे सावधान रहना था। आखिरकार उसके बारे में अफवाहें सुनने वाले हर व्यक्ति में डर पैदा करती हैं। फिर भी अब जबकि वह सामने आ चुका है और उनके पक्ष में है, तो क्या उन्हें इसका लाभ नहीं उठाना चाहिए? रीगन कूपर ने अपने सहयोगियों की ओर देखा और सिर हिलाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे लोग इतनी जल्दी मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन चूंकि उनके पास इतना शक्तिशाली सहयोगी था, इसलिए उन्हें पीछे हटने की जरूरत नहीं थी। चूंकि शहर के नेता उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि वे इन बदमाशों को यहाँ से ले जाएं, और उसके बाद जो कुछ भी होता है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वह और उसके सहयोगी उसे ले जाने के लिए तुरंत मार्क्विस ऑफ कैंपबेल के पास पहुंचे। राजा के आदेशानुसार कैंपबेल के मार्क्विस और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया जाना है। वे पिशाच जगत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए उनके पापों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा, रीगन कूपर ने एक बार फिर कहा। लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, उसे फिर से पीछे कूदना पड़ा क्योंकि एक तीसरी शक्तिशाली उपस्थिति सामने आ गई। यह नया व्यक्ति अकेला नहीं था। उसके आसपास कई लोग थे जो काले कपड़ों से अपनी पहचान छिपा रहे थे ताकि कोई न देख सके कि वे कौन हैं। फिर भी उनकी शक्तिशाली उपस्थिति ने कई लोगों को उनकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। एल्बर्ट ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, केवल एक पिशाच कबीले में ही इतने शक्तिशाली लोग हो सकते हैं, वे कौन हैं? उसने सोचा। ओह, किसी ने अभद्रता करने और किसी ऐसी बात को टालने की हिम्मत की जिसके लिए मैंने पहले ही अनुमति दे दी है।
मैं अभी भी देखना चाहता हूं कि वह कमीना कौन है जिसके बारे में वे कहते हैं कि हमने अपमान किया है, लेकिन क्या कोई और सामने आया है? शहर के नेता ने जमीन पर खड़े होकर व्यंग्यात्मक चेहरे के साथ पूछा। नए लोगों ने उसकी ओर देखा। मैं आपके शहर और आप लोगों का सम्मान करता हूं, लेकिन इन कमीनों का नहीं जो बिना सबूत के मेरे दोस्तों को ले जाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि हम रंगे हुए हैं? हम, भले ही आपने आदेश दिया हो, मैंने अभी तक नहीं दिया है, इसलिए अगर मुझे आपके खिलाफ जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, उसने कहा, अपनी शक्ति को सभी तरफ से बड़े पैमाने पर प्रकट करते हुए। ये शक्ति एक शक्तिशाली बाढ़ की तरह आसपास के क्षेत्र में टकरा रही थी, जिससे शहर के नेता भी घबरा गए। यह आदमी बहुत शक्तिशाली है, उन्होंने सोचा। उसी समय जिस व्यक्ति ने अभी अभी अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था, उसने कैंपबेल के मार्क्विस की रक्षा के लिए स्वयं को बलपूर्वक उसकी ओर फेंक दिया। फिर भी एल्बर्ट द्वारा हमला किए जाने के बाद उन्हें तुरंत अपना बचाव करना पड़ा। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं चित्रित हूँ? चूंकि तुम्हें मेरे मामलों में दखल देना पसंद है, तो तुम मुझे क्यों नहीं दिखाते कि तुम में ऐसा करने की क्षमता है? एल्बर्ट ने पूछा, लेकिन तभी उसे लगा कि उसकी त्वचा सिहर उठी है। मैं ये कर सकता हूँ। ये ठंडी आवाज़ उसके पीछे से आई और तब उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक खतरनाक था। कितनी तेजी से, उसने सोचा। जब उसे एहसास हुआ कि यह आदमी तुरंत उसके पीछे आ गया है, तो उसने अपना शरीर तेज गति से झुकाया। वह बहुत तेज था, किसी ने उसकी हरकत पर ध्यान नहीं दिया और उस आदमी के हाथ में पहले से ही खंजर था, जो एल्बर्ट की गर्दन काटने के लिए तैयार था। हम, बच्चों का खेल है। इस जगह के हर कोने से एक मोटी आवाज़ आई और एल्बर्ट के पीछे खड़े आदमी पर एक शक्तिशाली हमला हुआ। यह हमला इतना शक्तिशाली था कि वह दसियों मीटर दूर उछला और फिर पास की एक विशाल दीवार से जा टकराया। इसी समय हर कोने से एक अशुभ और भयावह शक्तिशाली उपस्थिति उभरी। यह इतना शक्तिशाली था कि आसपास के घरों की खिड़कियां फट गईं और दूर बैठे दर्शक भी इस स्थान से दूर चले गए। इस दौरान वहां मौजूद कई लोगों को खून की उल्टियां भी आने लगीं और वहां उपस्थित कई लोगों पर भयानक अंधकार छा गया, जिससे शहर के नेता भी सतर्क हो गए। वह व्यक्ति जो दीवार से टकरा गया था, शीघ्र ही पुनः हिलने लगा तथा उसके मुंह से खून बहने लगा। मैं इस आदमी से नहीं जीत सकता, उसने ऊपर देखा। वह ये भी महसूस नहीं कर पा रहा था कि वह व्यक्ति कहाँ है, लेकिन जिस शक्ति ने उस पर प्रहार किया वह भयानक थी। उसे तब तक पता ही नहीं चला कि किसी ने उस पर हमला किया है जब तक उसने प्रहार महसूस नहीं किया। इसलिए वह उठकर अपने अधीनस्थों के पीछे आ गया। हम जा रहे हैं, उसने ठंडे स्वर में कहा और बिना पीछे देखे तेजी से वहां से गायब हो गया। तभी वह आवाज़ पुनः आई, हाँ हाँ, एक पिशाच कबीला जो थोड़ी सी भी विपत्ति पर भाग जाता है। कितनी बेशर्मी है। अपने पिता से कहो कि मैं जल्द ही उनसे मिलने आऊँगा, मुझे इसके बारे में स्पष्टीकरण चाहिए। उस आवाज़ ने ठंडे स्वर में कहा। कुछ ही सेकंड में शहर के हर कोने तक पहुंच गई। उसके शब्दों से भागता हुआ आदमी स्तब्ध रह गया। क्या वह जानता है कि मैं कौन हूं? उसने आश्चर्य से सोचा और थोड़ा कांपने लगा। वह तुरंत इस जगह से बाहर निकल गया। सारा स्थान सन्नाटे में डूब गया। तभी जो आदमी सामने आया उसने अपना ध्यान नेताओं की ओर लगाया। मैं ही वह कमीना हूं जिसे तुमने अपमानित किया है, तुम ये बात फिर क्यों नहीं कहते? उसने पूछा, जिससे शहर के नेताओं के माथे पर बल पड़ गए। आप हमारे मामलों में क्यों दखल दे रहे हैं? उन्होंने बातचीत को मोड़ते हुए पूछा। हम, कबीले का शहर गद्दारों के भागने के लिए एकदम सही जगह है। और भले ही मुझे राज्य की परवाह नहीं है, लेकिन ये कमीने मेरे धैर्य को खत्म करते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि मुझे चुप रहना चाहिए? एल्बर्ट, राज्य को उन कमीनों को ले जाने दो और उनकी उचित जांच करने दो। चारों ओर से आती हुई ठंडी और शक्तिशाली आवाज ने कैंपबेल के सहयोगियों को हिलाकर रख दिया, जिन्होंने सोचा था कि एक शक्तिशाली सहयोगी को आते देख वे बच गए हैं। लेकिन अचानक एक शक्तिशाली दुश्मन एक बार फिर प्रकट हुआ। शुरू में उन्होंने सोचा था कि इस बार उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन इतने सारे शक्तिशाली लोगों की उपस्थिति के कारण वे अपनी योजना को अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। एल्बर्ट ने सिर हिलाकर कहा, हाँ सर। उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और फिर रीगन कूपर की ओर सिर हिलाया। करो, ये सभी ऊपर से आदेश पर गिरफ्तार हैं, उसने कहा और रीगन कूपर ने सिर हिला दिया। लेकिन जैसा कि इस समय प्रथागत था, रीगन कूपर को फिर से रोका गया। यदि आप मुझे पर्याप्त सबूत नहीं दिखाएंगे तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे कबीले के शहर को इतनी आसानी से नाराज नहीं किया जा सकता, शहर के नेताओं में से एक ने जवाब दिया। उस समय उन्हें अपने आसपास 3 नेताओं की उपस्थिति का एहसास हुआ। तुम लोगों में वह सब कुछ नहीं है जो मैं करना चाहता हूं, उसे रोक सको। एल्बर्ट, तुम ऐसा करो। मैं देखना चाहता हूं कि वह कौन कमीना है जो तुम्हें वह करने से रोकने की हिम्मत करता है जो मैंने तुम्हें करने का आदेश दिया था। एक बार फिर वह आवाज़ हर कोने में गूंज उठी। नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसी समय आसपास की कई शक्तियां प्रकट हुईं, जिससे यह साबित हुआ कि यह व्यक्ति अकेला नहीं था।
और आसपास के शक्तिशाली लोग डरावने थे क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक थी। अरे ये कमीना, भले ही हम इससे न भी डरें, लेकिन यह इतना ताकतवर है कि अगर हम लड़ने आएं तो ये शहर के रहस्यों का पता लगा सकता है। उन्होंने गुस्से से सोचा। फिर भी वे इस बार आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन तभी नोबिलिटी क्लब के दरवाजे से एक आवाज़ आई जिसमें कोई खास ताकत नहीं थी। किंगडम, सिटी ऑफ क्लैंस या वैम्पायरिक क्लैन के साथ कोई परेशानी नहीं चाहता। इसलिए दोनों पक्षों को संतुष्ट करने के लिए हम इन लोगों को पकड़ने के लिए ज़रूरी सबूत दिखाएंगे। सार्थक ने खुद पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा। अभी वह ऐसे वस्त्र पहने हुए थे जो उसे एक स्टार खूनी पिशाच जनरल के रूप में प्रतिष्ठित करते थे। ... कुछ समय पहले जब एरिक्सन लुईस नोबिलिटी क्लब के पास से गुजरे तो लॉर्ड सिन, रीगन कूपर और उनका समूह वहां दिखाई दिया। सार्थक ने मुस्कुराते हुए एक सही अवसर देखा और अपनी आयामी चाल का प्रयोग करते हुए तुरंत उस स्थान के अंदर प्रवेश किया तथा दरवाजे पर एक चिन्ह लगा दिया। इसके बाद वह तेजी से फिलिप बेकर द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर उस स्थान के तहखाने तक पहुंच गया। उस स्थान पर सुरक्षा अविश्वसनीय थी। कई शक्तिशाली लोगों को इस तरह से तैनात किया गया था कि वे एक ही नज़र में पूरे कमरे को देख सकते थे। जाहिर है आज हम जो कदम उठाने जा रहे हैं उसकी खबर उन तक पहुंच गई थी। वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। सार्थक कई शक्तिशाली लोगों की नज़रों से बचते हुए तेजी से कुछ लंबे गलियारों से भाग गया। यह अच्छी बात है कि वे किसी को सतर्क न करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ लाना आसान है, उसने सोचा और जल्द ही वह एक सामान्य कमरे में पहुंच गया। जिस विशाल हॉल में बैठकें होती थीं, उसके पीछे अलग अलग चीज़ों के लिए कमरों की एक बड़ी कतार थी। यह एक होटल जैसा दिखता था, लेकिन इसकी सिर्फ एक मंजिल थी। ये कमरा सामान्य सा था। इसमें एक बिस्तर, कुछ किताबें रखी, एक मेज़ और रोशनी के लिए छोटे छोटे लैंप थे। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सार्थक का लक्ष्य यही था। उसने तुरंत वह छोटी सी चेन निकाली जो एरिक्सन लुईस ने उसे दी थी। और सोचिए इस दुनिया में ऐसी कितनी अच्छी चीज़ें हैं, सार्थक ने सोचा और उन चीज़ों पर शोध करने का फैसला किया जो उसकी ज़िंदगी को आसान बना सकती थीं। उसने तुरंत छोटी सी चेन को ऊपर उछाला और उसमें पिशाच जैसी शक्ति भर दी, जिससे वह कुछ देर के लिए चमक उठी। फिर चेन उसके हाथ में आ गई और वह मुस्कुराया। अविश्वसनीय, और सोचिए कि वह मुझे कमरे का इतना बेहतरीन दृश्य सिर्फ इसी से दिखा सकता है, उसने सोचा और जल्दी से बिस्तर को अपनी जगह से हटा दिया। फिर उसने लटके हुए लैंप में से एक पर दस्तक दी, जिससे वह ज़मीन पर गिर गया। शोर से बचने के लिए उसने उसे गिरने से पहले ही पकड़ लिया। तभी उसके बगल की दीवार हल्की सी हिली और नीचे धंस गई। खोखली दीवार पर कुछ खुरदरे बटन दिखाई दिए और सार्थक ने वहां कुछ लिखा। फिर वह फिर से हिली, लेकिन इस बार यह फर्श था, क्योंकि एक बड़ा दरवाज़ा खुला और उसे बड़ी सीढ़ियां दिखाई दीं। सार्थक ने बिस्तर को एक बार फिर से अपनी जगह पर रख दिया और कमरे में सब कुछ अपनी जगह पर आ गया। उसने अंदर से खुला हुआ दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि अगर कोई इस जगह पर आ जाए तो उसे शक न हो। फिर भी जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने महसूस किया कि इस स्थान से शक्ति की विशाल धाराएं बाहर निकल रही हैं। उद्धरण ... चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, मुझे जल्दी करनी होगी, उसने सोचा। फिर वह नीचे की ओर भागा जब तक कि वह एक विशाल, बहुत अच्छी तरह से निर्मित तहखाने में नहीं पहुंच गया। ये तो बहुत बड़ा है, उसने सोचा और जांच करने के लिए अंदर चला गया। पहली नज़र में यह एक बेसमेंट विला जैसा लग रहा था। इस जगह पर वनस्पति उगाई थी और एक विशाल, अजीब हवेली के चारों ओर कुछ छोटे घर थे। जगह का रंग काला और लाल था, लेकिन लाल रंग अजीब था। क्या ये खून है? जब वह पास पहुंचा तो उसने ये देखा और भौहें सिकोड़ लीं। फिर उसने जांच करने के लिए हवेली के चारों ओर देखा। तभी उसे पीछे कुछ अजीब चीज़ दिखी। क्या ये बलि वेदी है? सार्थक ने ये देखकर भौहें सिकोड़ लीं। यह कोई छोटी जगह नहीं थी, ये बहुत बड़ी थी। वहाँ एक बड़े गोलाकार मंच के चारों ओर 5 स्तंभ थे जिन पर अजीबोगरीब यंत्र लगे थे और प्राचीन भाषाओं में शब्द लिखे हुए थे। गोल मंच पर सूखा हुआ खून बिखरा हुआ लग रहा था, लेकिन आसपास कोई हड्डियां नहीं थीं। सार्थक ने प्लेटफॉर्म को संदेह भरी नज़रों से देखा और उसे एक ओर से दूसरी ओर तक देखा। इस गोल मंच पर ज्यादा कुछ लिखा नहीं था। वह सूर्य और चंद्रमा के साथ साथ खूनी शब्दों को भी पहचान सकता था। सूर्य और चंद्रमा के लिए बलि, वे यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उसने सोचा, चारों ओर देखते हुए कि क्या उसे कुछ मिल सकता है। अंत में उसे कुछ नहीं मिला और उसने विशाल हवेली में प्रवेश करने का फैसला किया। उसके चारों ओर छोटे घरों की जांच करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुए, वे अचंभित रह गए और लगभग उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे थे। उनके पहनावे से लग रहा था कि वे सभी अधिकारी और उच्च स्तरीय लोग हैं। सार्थक ने जैसे ही उन्हें देखा वह तुरंत गायब हो गया, लेकिन उसने सोचा कि अब बहुत देर हो चुकी है। आखिरकार कई लोगों ने उसे दरवाज़ा खोलते देखा था।
फिर भी सार्थक को जल्द ही यह एहसास हुआ कि ये लोग उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। उन्हें तो ये भी नहीं लगा कि किसी ने दरवाज़ा खोला है। इससे वह उदास हो गया और उसने उन पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि वह एक खंभे के पीछे छिपा हुआ था। सबसे पहले इस हवेली के अंदर कुछ भी नहीं था। ये खोखला था और इसमें बहुत सारे कर्मचारी थे जिनके पास एक के बाद एक डेस्क और कागजात थे। वहाँ कोई सीढ़ियाँ या कमरे या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। फिर भी सबसे आश्चर्यजनक बात यह नहीं थी, वे मर चुके हैं। ये जानकर सार्थक दंग रह गया और अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए उनके सामने आया। उनके शरीर पर खून नहीं था, वे स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे और अजीब दस्तावेजों पर काम कर रहे थे। शायद वे उसे देख रहे थे लेकिन वे सोच नहीं पा रहे थे कि वह कौन था। मरे हुए, ये नेक्रोमेंसर जादू है। सार्थक ने जल्दी से उन सभी की ओर देखा जिनकी ओर वह देख सकता था और जल्द ही भौहें सिकोड़ लीं। और यह बहुत शक्तिशाली है, उसने सोचा। उनका विचार ये था कि ये लोग हड्डियों में नहीं बदल गए थे, उनमें अभी भी मांस बचा हुआ था। इसका मतलब था कि जो भी उन्हें नियंत्रित करता था उसकी शक्ति काफ़ी अधिक थी। इसके अलावा यह मनुष्यों के नेक्रोमेंसर जादू की तरह नहीं दिखता है, जो अपने विषयों को एक दूसरे को खाने से रोकने के लिए भौतिक शरीर को खराब कर देता है। यह अलग है। क्या ये वैम्पायर नेक्रोमेंसर है? फिर भी अपने दिमाग में आने वाली विभिन्न स्थितियों के बारे में सोचने के बाद उसने जल्दी से अपना दिमाग साफ किया और वह जो चाहता था उस पर शोध करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने कई अजीबोगरीब दस्तावेजों पर काम किया लेकिन बहुत कम में तर्क था। शायद वे नियंत्रक उन्हें सिखा रहे थे। हालांकि इनके पीछे का तर्क भ्रामक था, इसलिए सार्थक को इसे समझना थोड़ा मुश्किल लगा। फिर भी उसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। वह इधर उधर देखने के बाद मुड़ा और हवेली के पीछे की ओर चला गया। फिलिप बेकर के अनुसार उन्हें अभी भी उस निर्धारित स्थान पर जाने के लिए और नीचे जाना था जहां उनकी बैठकें होनी थीं, इसलिए उन्होंने ऐसा ही किया। जल्द ही वह एक बाथरूम के पास पहुंचा जहां उसे नीचे एक बड़ी सीढ़ी दिखाई दी, जिसे उसने जल्दी से कूदकर पार कर लिया। अगर मैं उन्हें नियंत्रित करने वाले जादूगर को ढूंढ पाऊं तो शायद मैं लाशों के उस ढेर को जड़ी बूटी के रूप में ले सकूं। लेकिन वह जादूगर जरूर शक्तिशाली होगा, उसने सोचा और आह भरते हुए अपना सिर हिलाया और जो कुछ उसे छोड़ना था उसे पीछे छोड़ दिया। फिर वह मुख्य तहखाने में पहुंचा। ये भी बड़ा था लेकिन यहाँ यह अलग था। वहाँ केवल एक बड़ी मेज थी जिस पर बहुत सारे कागजात रखे हुए थे तथा दूसरी वेदी के एक और कई आरामदायक कुर्सियाँ रखी हुई थीं। ये तस्वीर भी पिछली तस्वीर जैसी ही थी, इसलिए सार्थक ने अपना ध्यान डेस्क पर केंद्रित कर लिया। फिर भी ठीक उसी समय अपने ऊपर एक भयानक शक्ति का झोंका महसूस होने के बाद वह स्तब्ध रह गया। उसने ऊपर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। मुझे जल्दी करनी चाहिए, इतनी दूर होने के बावजूद भी मैं उस भयानक शक्ति को महसूस कर सकता हूँ, उसने सोचा और जल्दी से खिलवाड़ करना बंद कर दिया। वह मेज़ के ऊपर रखे दस्तावेजों को ढूंढने लगा। वहाँ अलग अलग चीज़ों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी थी जिससे वह परेशान हो गया। फिर भी ऊपर से उन शक्तिशाली उपस्थितियों से आ रही आवाज़ों ने उसे आवश्यक जानकारी ढूंढने के लिए जल्दी करने पर मजबूर कर दिया। उसे बस इन सरदारों के विश्वासघात के बारे में जानकारी ढूंढनी थी। उनके लिए ये कठिन नहीं था, लेकिन प्रत्येक दस्तावेज में जानकारी की अधिकता एक समस्या थी। कुछ दस्तावेजों में कई ऐसी जानकारियां थीं जिन्हें पूरा करने के लिए दूसरे दस्तावेजों की ज़रूरत थी, लेकिन वह ये सारी जानकारी इन लोगों को कभी नहीं देंगे। वह उन्हें केवल विश्वासघात की जानकारी ही देगा, बाकी लोगों को उसके साथ जाना होगा ताकि वह जांच कर सके। पढ़ते समय उसे कई बातें ध्यान में आईं। विश्वासघात की जानकारी को कुछ पृष्ठों में संक्षेपित किया जा सकता है। यह अच्छी बात है, मैं इसे जाली बना सकता हूँ, उसने सोचा और विभिन्न दस्तावेजों को पढ़ना जारी रखा। जल्द ही वह एक पर रुक गया और भौहें सिकोड़ लीं। बलिदान, ड्रग्स और वध। उनके हाथ में जो दस्तावेज था उसमें कई ज़रूरी बातें लिखी थीं जिनमें इन 3 विषयों का जिक्र था। इस जगह पर किए जाने वाले बलिदानों का एक आश्चर्यजनक उद्देश्य था। निषिद्ध पुस्तकालय खोलना। क्या इसीलिए सूर्य को चीज़ें बलि दी जाती हैं? आखिरकार उत्तरी रोशनी बनाने के लिए सूर्य की किरणों की ज़रूरत होती है और ऐसा लगता है कि उस जगह पर सूर्य की किरणें हैं। उसने इस बारे में सोचा। फिर अगला विषय आया, ड्रग्स। ये वैम्पायर दुनिया और राज्य के कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन था, क्योंकि वे मन नियंत्रण ड्रग्स बेचते थे जो किसी व्यक्ति को धीरे धीरे मार सकते थे और उसे इसका एहसास भी नहीं होता था। यह एक शक्तिशाली दवा थी और उनका लक्ष्य एक जनसंख्या थी, अनाथ, बहुत गरीब लोग या वे लोग जिन्होंने बहुत कष्ट झेले थे और जो जीवन में सबसे निचले स्तर पर थे। मैं समझता हूँ, यह उन्हें मानसिक रूप से सबसे कमज़ोर अवस्था में पकड़ने के लिए है ताकि दवा उन पर ज़्यादा नियंत्रण रख सके। बाहर के सभी लोगों को पहले इससे नियंत्रित किया गया और फिर उन्हें मरे हुए लोगों में बदल दिया गया, क्योंकि वे बिल्कुल सही हालत में मर गए और केवल उनका मस्तिष्क ही टूटा था। मुझे लगता है कि वे यहाँ इसलिए हैं क्योंकि वे परीक्षण कर रहे हैं, सार्थक ने सोचा।
फिर भी इन लोगों को नियंत्रित करने के लिए उनके पास जो जादू था वह बहुत शक्तिशाली था ताकि शरीर की स्थिति अच्छी बनी रहे, इसलिए वे खतरनाक थे। यहाँ कई टन ड्रग्स भी थे, जिससे सार्थक को लगा कि वे शहर के अंदर भी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। ये वही था जिसकी उसे जरूरत थी। लेकिन अभी भी कुछ और था। वध। ये अन्य जातियों का वध नहीं था, ये पिशाचों का वध था। विभिन्न दस्तावेजों को पढ़ते समय सार्थक को एहसास हुआ कि ये लोग ही थे जो इस दुनिया में आते ही उन विभिन्न गांवों में हो रहे नरसंहार को नियंत्रित कर रहे थे जिनकी उसने जांच की थी। बहुत सी लाशें हमें नहीं मिलीं। मुझे शुरू में लगा कि उन जानवरों ने उन्हें पूरी तरह खा लिया होगा, लेकिन मैं समझ गया उन्हें ये लोग कहीं और ले गए होंगे। वे बहुत शक्तिशाली हैं। फिर भी जितना अधिक वह पढ़ता गया उतना ही अधिक उसे एहसास हुआ कि वह क्या छोड़ सकता है और क्या नहीं। जल्द ही उसने दस्तावेजों की जालसाजी शुरू कर दी। सबसे पहले उसे लिखावट की जालसाजी करनी थी और उसे बिल्कुल वैसा ही बनाना था, और फिर उसने विभिन्न दस्तावेजों पर विभिन्न चीजें लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ लक्ष्य मुद्दे भी बनाए जिनमें झूठे लक्ष्य रखे गए, लेकिन वे वास्तविक लग रहे थे। इसके अलावा यहाँ मौजूद सभी दवाएं वह अपने साथ ले गया। जाने से पहले उसने तहखाने के प्रवेश द्वार को तहखाने के नीचे छिपा दिया। वह भविष्य में वापस आ सकता था और वह नहीं चाहता था कि कोई और उसे खोजे। उसके बाद वह इस जगह से चला गया। उसने मुख्य हवेली में कई तरह के संकेत छोड़े ताकि जो लोग उसके सहयोगियों को इन लोगों को ले जाने से रोक रहे थे वे आकर जांच कर लें कि कहीं उन्हें कुछ संदेह तो नहीं है। उसे बाद में जालसाजी करते हुए पकड़े जाने का डर नहीं था। जब तक वह कबीले के शहर से बाहर था उसे किसी बात का डर नहीं था। इसलिए कुछ देर बाद वह अंततः ऊपर पहुंचा और पाया कि वहां अव्यवस्था फैली हुई थी। इसलिए वह बोला। कई लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। एक सितारा पिशाच जनरल, इतना युवा। शहर के नेताओं ने उसके कपड़े देखकर सोचा, आप कौन हैं? मैं इन गद्दारों की जांच करने के लिए यहाँ आया हूँ, राजा ने मुझे भेजा है। जनरल ब्लडी वैम्पायर के रूप में मुझे लगता है कि मुझे बोलने की अनुमति है ना? सार्थक ने अपना नाम बताए बिना उत्तर दिया। वह भी अपना असली चेहरा दिखा रहा था, इसलिए उस नाम को छिपाना ही बेहतर था। रीगन कूपर उन्हें वापस आते देख खुश हुए। जनरल, क्या आपको सबूत मिल गए? उन्होंने पूछा। सार्थक ने उस स्थान से मिले कई दस्तावेज निकाले जिनमें से कुछ उसने जाली बनाए थे। सारी जानकारी यहाँ है। मुझे हाल ही में की गई बड़ी हत्याओं के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है, जिसमें हाल ही में वैम्पायर अकादमी के आसपास की हत्याएं भी शामिल हैं। उन हत्याओं के बारे में हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार वे भक्षकों द्वारा की गई थीं, लेकिन किसी तरह से वह सारी जानकारी यहाँ थी और वे ही थे जिन्होंने उस जानकारी को उन भक्षकों को बेचा। अवैध पदार्थों की बिक्री भी होती है। यह एक अजीबोगरीब दवा है जिसकी इस शहर में बहुत अधिक मात्रा थी। वे कहते हैं कि ये दिमाग को नियंत्रित करने के लिए है। इस बात के भी संकेत हैं कि वे इसे अलग अलग पैकेजिंग का उपयोग करके शहर के अंदर और बाहर बेच रहे थे। उन्होंने शहर के नेताओं की ओर देखते हुए कहा जो भौहें सिकोड़ रहे थे। आप इस जगह के तहखाने में जाकर मेरी बातों की पुष्टि कर सकते हैं। वहाँ आप कई ऐसे लोगों को पा सकते हैं जो इस दवा के प्रभाव में थे, सभी मर चुके हैं। यहाँ आपको वे सभी दवाएं मिलेंगी जो मुझे मिल सकी, साथ ही दस्तावेज भी। नेताओं, राज्य जो भी सबूत दे सकता है और देना चाहिए वह सब यहाँ मौजूद है। मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप अभी भी इस बात पर अड़े रहते हैं कि हम इन लोगों को नहीं ले जा सकते, तो हम आपको याद दिलाएंगे कि आप हमारे झंडे के नीचे क्यों हैं। राज्य ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप लोग सिर्फ इसलिए आसानी से अपमानित हो सकते हैं क्योंकि आप शक्तिशाली हैं। सार्थक सिर्फ इसलिए पीछे हटने वाला नहीं था क्योंकि वे मजबूत थे। उसे ज़रूरत पड़ने पर अपनी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत थी, अब जब उन्हें जो हो रहा था उसके तथ्यात्मक और सच्चे सबूतों से बमबारी की जा रही थी। इसलिए उन्होंने उन शक्तिशाली लोगों को उपदेश देने में संकोच नहीं किया। वे भौहें सिकोड़कर दस्तावेजों को देखने लगे। अब वे किसी विषय पर बात नहीं कर सकते थे। ये युवक तीनों उसे घूरने लगे। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि एक ही दिन में उनकी इतनी प्रतिष्ठा गिर जाएगी, वह भी उस जैसे कमज़ोर व्यक्ति के सामने। इससे वे नाराज हो गए। सच है, सबूत यही थे और वे बस इतना हंगामा कर रहे थे ताकि शहर की स्थिति दुनिया की सभी ताकतों के सामने दिखाई जा सके। लेकिन उन्होंने आसपास के माहौल पर हल्की नज़र डाली। समस्या उस छिपे हुए आदमी की थी। वह केवल इसलिए छिपा हुआ था क्योंकि उसे विश्वास था कि वे उसे प्रकट करने में असमर्थ हैं। शायद ऐसा उसकी ताकत के कारण था या फिर इसलिए कि वह जानता था कि ये लोग शहर में हस्तक्षेप को रोकने के लिए उससे नहीं लड़ेंगे। फिर भी तथ्य ये रहा कि यह उपस्थिति वहाँ थी। हम लड़ नहीं सकते, ऐसा सोचने के बाद उन्होंने जोर से सांस छोड़ी। वे क्रोधित थे। हम इतने सारे सबूतों के बाद हम दूसरी तरफ नहीं देख सकते। हम उन कमीनों की भी जांच करेंगे। उन्हें ले जाओ, लेकिन तुम सब भी चले जाओ। तुम फिर कभी इस शहर में पैर नहीं रख पाओगे। तुम्हें निकाल दिया गया है। अगर तुम्हारे पास सामान है तो मैं तुम्हें सुबह तक का समय देता हूं ताकि तुम उसे वहां से निकाल सको।
यदि नहीं तो हमें इसकी परवाह नहीं होगी कि कोई और आपकी रक्षा करे, हम हर तरह से हमला करेंगे। उन्होंने गुस्से और हताशा के साथ जवाब दिया। ये सुनकर सार्थक हल्का सा मुस्कुराया और रीगन कूपर को सिर हिलाकर हाँ कर दी। फिर सभी दोषी पाए गए कुलीन लोगों को अत्यंत शक्तिशाली लोगों की निगरानी में गिरफ्तार कर लिया गया। वे सावधान थे लेकिन जल्दी में थे। फिर वे एरिक्सन की हवेली की ओर चल पड़े और कुछ घंटों बाद वे शहर से चले गए। फिर भी सार्थक ने भविष्य में जांच के लिए यहाँ कुछ निशान छोड़े हैं। इस तरह और तेजी से रीगन कूपर, मैथ्यू डिट्रिच और अन्य लोग इस जांच में शामिल सभी लोगों के साथ क्लांस शहर से चले गए। इतना महत्वपूर्ण मिशन और इसमें शामिल इतनी सारी शक्तियों के बावजूद सार्थक इसे सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम था। फिर भी यह अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने सोचा और समूह से दूर होकर योजना के दूसरे भाग को शुरू करने के लिए एलिस से मिलने दौड़ा। कुलों के शहर के अंदर शक्तिशाली उपस्थिति को लंबे समय तक नहीं हटाया गया था। क्या तुम यहीं के लिए नहीं आए थे? जब मैंने उन्हें पहले ही सौंप दिया है तो तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? शहर के नेताओं में से एक ने एल्बर्ट को घूरते हुए और अपने पीछे शक्तिशाली आभा से बात करते हुए कहा। एल्बर्ट ने उपहास किया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। क्लान सिटी, हाल ही में तुम लोग पहले से ज्यादा घमंडी हो गए हो। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, तुम्हें लाइब्रेरी के अंदर अच्छी चीजें मिली हैं, है ना? शक्तिशाली आवाज फिर से सुनाई दी जिससे तीनों नेताओं के माथे पर बल पड़ गए। हे, चिंता मत करो, मैं इसमें दखल देने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मैं इसे युवाओं पर छोड़ता हूँ। मैं आपको बस एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, क्लान सिटी के नेता और वे सभी बेवकूफ़ जो सोचते हैं कि वे छुपकर हमारी बात सुन रहे हैं। उसके शब्दों ने आसपास छिपे हुए कई शक्तिशाली लोगों को हिलाकर रख दिया। उनमें से दो ने कबीले के शहर के नेताओं का पंचक बनाया। वे सभी इस बात से अचंभित थे कि यह आदमी उन्हें कैसे ढूंढ सकता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, एक तरफ से दूसरी तरफ एक शक्तिशाली हमला हुआ और नोबिलिटी क्लब के शीर्ष पर खड़े 3 नेताओं पर जोरदार हमला हुआ। उस शक्तिशाली हमले ने उन्हें बलपूर्वक पीछे की ओर धकेल दिया और वे पीछे की इमारत से जा टकराए। मत भूलो, कुलों के शहर, हम पिशाच कुलों के लोग तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं करते। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम तुमसे डरते हैं, बल्कि इसलिए है कि तुम इतने छोटे हो कि हमें परवाह नहीं है। यदि तुम मेरे क्षेत्र में इतने अहंकार से काम करते रहे और खुद को भगवान समझते रहे तो मुझे उम्मीद है कि तुम पिशाच कुलों में से किसी एक के क्रोध के लिए तैयार होगे। एक बार इन शब्दों ने सभी को हिलाकर रख दिया। शक्तिशाली उपस्थिति गायब हो गई और कई शक्तियां शहर के ऊपर से कूद गईं और शहर से बाहर निकल गईं। तीनों नेता मलबे से बाहर निकलने में कठिनाई महसूस कर रहे थे और क्षितिज की ओर देखने लगे। उस कमीने ने, उसकी हिम्मत कैसे हुई हम पर हमला करने की? ये सच है जैसा कि अफवाहें कहती हैं। ग्रे एलन, तुम अपने मुंह में अपनी क्षमता से अधिक ले रहे हो। वे गुर्राए, फिर भी वे कुछ नहीं कर सके। वे अत्यंत क्रोधित होकर अपने कक्षों में वापस चले गए।